मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप इसके पहले क्लासें देख चुके हैं, आज आप लोगों के लिए हम कुछ स्पेशल ले आए हैं। स्पेशल में आपकी परीक्षा में एक प्रश्न शायद पूछ लेता है या नहीं पूछता है, ये कंफर्म हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है आपसे अगर प्रश्न पूछ ले तो वह यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ सकता है। अगर हम आपसे कहें प्रमुख युग दे देता है और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में पूछ लेता है, एक प्रवृत्ति दे देगा, चार विकल्प देंगे, उसमें से आप पूछेंगे कि आदिकाल की, भक्ति काल की, रीत काल की, आधुनिक, भारतेंदु, छायावाद, द्विवेदी युग, हाँ प्रगति, प्रयोग, नवगीत आज किस युग से संबंधित है। तो आज हम कुछ आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो आपको कुछ युग की उनकी प्रवृत्तियां आपको सीधे सीधे बताएंगे। बहुत इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, सिर्फ मोटे मोटा आपको यही जानना है कि हाँ ये प्रवृत्ति किस युग की है, बस इतना ही जानते रहिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर युग निर्धारण की बात होती है तो सबसे पहले आदिकाल होता है। तो क्यों ना हम एक क्रम से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक में भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत आज आपको हम एक क्रम से बताते हैं। तो मित्रों आइए हम लोग देखते हैं आदिकाल। अगर आजकाल की प्रवृत्तियों के बारे में हम देखें तो सबसे पहली प्रवृत्ति आपकी यही हो जाती है, ऐतिहासिकता का अभाव। इसमें देखिए, कोई ऐतिहासिक बातें जो है प्रमाणिक अगर हम देखें तो इतिहास से मैच नहीं खाता है। इतिहास कुछ बताता है और हमारे हिंदी साहित्य में कुछ बताया जाता है। तो यहाँ आपको यही जानना है कि ऐतिहासिकता का अभाव अगर किस युग में मिलता है तो आदिकाल में। सबसे पहली प्राथमिकता, सब सबसे पहली प्रवृत्ति अगर हम देखें तो आजकल की क्या है, ऐतिहासिकता का अभाव। अगर दूसरे नंबर पर हम देखें, अब इसमें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको यही इतना जानना है ऐतिहासिकता का अभाव किसमें है तो आदिकाल में है, सीधे सीधे यहाँ जानते रहे। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, युद्ध का वर्णन, सजीवता। अगर आपसे हम कहें कि युद्ध वर्णन की सजीवता के बारे में अगर देखा जाए, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति होती है। रीजन, इसका कारण ये है कि आदिकाल के जितने भी कवि थे वो कविता के साथ अपने महाराजा के साथ युद्ध में भी जाते थे। जैसे चंद्रवरदाई चंद्रवरदाई जी पृथ्वीराज के साथ खुद युद्ध में जाते थे और वहां का सजीव वर्णन जो है वो अपनी रचनाओं में लिखते थे। तो यहाँ पर वही बात हो जाएगी, युद्ध का वर्णन सजीवता से, क्योंकि राजा अगर राजा के साथ कभी अगर जाता है युद्ध करने के लिए तो वहां पर सजीवता का वर्णन आपको मिलेगा। हाँ अगर हम देखें तो प्रामाणिकता का संदेह, अगर देखें तो प्रामाणिकता में संदेह है, सही बात है, क्योंकि कुछ चीजें प्रमाणिक हमको मिलती हैं और कुछ चीजें प्रमाणिक नहीं मिलती हैं, उसमें हमको संदेह हो जाता है। जैसे अभी पृथ्वीराज रासो की ही बात के बारे में बात करें, पृथ्वीराज रासो रास ग्रंथ है, अगर उसमें प्रमाणिकता में हम देखें कुछ लोग प्रमाणिक मानते हैं, जैसे श्याम सुंदर दास हो गए, कर्नल टाट हो गए, मोहनलाल बिशुलाल पांड्या हो गए, ये जो है इनको प्रमाणिक मानते हैं। अगर हम अर्ध प्रमाणिक की बात करें तो दशरथ ओझा, सुमित कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुनिजिन विजय, ये जो है अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। बाकी रामचंद्र शुक्ल, बोलर आदि इनकी कंपनी के जितने लोग हैं वो सब अप्रमाणिक मानते हैं। तो यहाँ पर प्रमाणिकता में संदेह है कि हाँ उस रचना को प्रमाणिकता के आधार पर नहीं देखा जा सकता, प्रमाणिकता में कुछ न कुछ संदेह जरूर है। तो तीसरी प्रवृत्ति हुई। चौथी में अगर हम देखें, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। जाहिर सी बात है, युद्ध में वीर रस का प्रयोग होता था और जहां नायक नायिका का वर्णन मिलेगा वहां पर श्रृंगार रस का प्रयोग होगा। ये आजकल की प्रवृत्तियां अभी चल रही हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, सीधी सी बात है, अगर राजा राजा कभी जो है राजा के आश्रय में रहेगा तो जाहिर सी बात है राजा का आश्रय जो है जरूर, और उनकी जो है, हाँ उनकी बड़ाई के लिए कब तक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से उनका जीवन यापन चलता था। यहाँ आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई थी किस युग में तो आप बताएंगे आदिकाल में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संकुचित राष्ट्रीयता। हाँ इसके बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीयता संकुचित थी, क्योंकि वहां पर राजाओं में एकता नहीं थी। वो सब आपस में एक दूसरे से विखंडन, जीतने हारने की वजह से एक दूसरे पर कोई किसको बुलाकर आक्रमण करता था, कोई किसी को बुलाकर, इतिहास में आप देखेंगे तो ये मिलेगा। जैसे हाँ आप पृथ्वीराज चौहान को ही देख लीजिए, इसको बुला के युद्ध हुआ, उसके बाद मारे गए। यहाँ की बात है, यहाँ राष्ट्रीयता का बिल्कुल अभाव था, क्योंकि राष्ट्रीयता की कोई बात थी ही नहीं। हाँ राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात नहीं थी। ठीक है, अभी आप इतना देखे हैं, इसमें दो और बच रहा है। आज काल में हमने आपको बताया
ये ऐतिहासिकता का अभाव है। उसके बाद युद्ध का वर्णन जो सजीवता से किया गया है, प्रामाणिकता में संदेह है, और उसके बाद वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता आपको आजकाल में मिलेगी। हाँ, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और संकुचित राष्ट्रीयता आपको आजकाल में मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, इसके बाद देखते हैं अगली प्रवृत्ति कौन सी है। हाँ, अभी दो प्रवृत्तियां आदिकाल की बची हुई हैं, तो हम देख लेते हैं आदिकाल की। हाँ, यहाँ पर देखें अगला जो है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। हाँ, अगर आपसे हम कहें आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। अगर हम आपसे कहें डिंगल में वीर रस का प्रयोग होता था, अगर यही पिंगल की बात करें तो श्रृंगार रस का प्रयोग होता था। आपको पता है डिंगल और पिंगल, पिंगल में राजस्थानी ब्रजभाषा हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो राजस्थानी के साथ ब्रजभाषा का प्रयोग हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर डिंगल भाषा में अगर हम देखें तो वीर रस की प्रधानता थी। अगर पिंगल में हम देखें तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, और पिंगल में भाषा कौन सी हो जाएगी, राजस्थानी प्लस और ब्रज भाषा मिक्स भाषा हो जाएगी। तो ठीक है मित्रों, आइए इसके बाद दूसरा हम देखते हैं। हाँ, हमारे कहने से पहले अगर आपको कोई लिखना हो तो एक बार नहीं अगर देख पाते हैं तो जल्दी से मिटाने की थोड़ी आदत है, क्षमा कीजिएगा। और जो है आप दोबारा फिर देख लीजिएगा थोड़ा सा पीछे करके। हाँ, उसके बाद अगर हम देखें अलंकारों का स्वाभाविक विकास। हाँ, अलंकारों का अगर आपसे हम कहें अंतिम जो है अलंकारों का स्वाभाविक, हाँ, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। समावेश, हाँ, यहाँ पर आपसे हम कहें अलंकारों का स्वाभाविक हाँ, समावेश जो है होता था। यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे, हाँ, यहाँ पर अगर देखें अलंकारों की अगर हम बात करें तो अलंकारों में वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, हाँ, ये सब अलंकारों का प्रयोग मिलता था। रूपक, यमक आदि अलंकार जितने हैं इन सब का प्रयोग मिलता है। तो मित्रों, यहाँ पर हमने आपको बताया अभी तक आदिकाल की। आदिकाल को आपने देखा, इसके बाद हम देखते हैं भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। भक्ति काल को हम चार बांट सकते हैं शुक्ल जी के अनुसार। तो भक्ति काल की प्रवृत्तियां हम देखते हैं। अभी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बात हो रही है, हमने आपको सिर्फ अभी आदिकाल के बारे में बताया है। अगर हम दूसरी देखते हैं भक्ति काल, हाँ, दूसरा काल क्या आता है, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रमुख प्रवृत्तियां। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम देखें तो भक्ति काल में अगर हम देखें तो सबसे पहले संत काव्य। भक्ति काल में सबसे पहले संत आते हैं, तो संत के बारे में देखते हैं हम। संत काव्य, हाँ, संत काव्य के बारे में जानते हैं क्या विशेषता इनकी हो जाएगी। इनकी संत काव्य भाव प्रधान होता है। देखिए यहाँ पर अगर इनके संत काव्य के बारे में बात करें तो संत काव्य भाव प्रधान था। भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। कला प्रधान नहीं। तो ठीक है मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं अगर पहली विशेषता प्रवृत्ति की बात करें तो संत काव्य में संत काव्य भाव प्रधान के थे, जबकि कला प्रधान उनमें नहीं था। तो हमको जानना है कला प्रधान संत काव्य में भाव प्रधान था, जबकि कला प्रधान नहीं था। ये भक्ति काल में, भक्ति काल में अगर देखेंगे तो संत काव्य में हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर पर देखते हैं कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। यहाँ पर आप देखिए कविता का, हाँ, कविता तो, यहाँ पर देखिएगा कविता तो इनके, कविता तो इनके उपदेशों की, हाँ, उपदेशों, कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। साधन मात्र थी। हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो कविता की बात करें, कविता सिर्फ इनके उपदेश का कारण था, क्योंकि निर्गुण के बारे में, सगुण के बारे में भक्ति काल में जो भी बात होती थी उनका उद्देश्य यही रहता था कि कविताओं के माध्यम से हम अपने उपदेश को समाज या जनता के बीच में
दे सकते हैं। जैसे कबीरदास जी को आप देखते हैं, उस समय की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि अगर किसी को मिली है संत काव्य में तो कबीरदास जी हैं। उन्होंने कैसे हिंदू मुस्लिम को कैसे बताया है, वो सब इसमें उपदेशों के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला अगर हम देखें, अगला है कबीर, अगला है कबीर भक्त और कबीर भक्त और कवि बाद में है, कवि बाद में है। यहाँ पर देखिए हम कबीर भक्त और अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, हाँ, कबीर जो है भक्त पहले हैं, भक्त पहले हैं, कवि बाद में है। अगर हम देखें कबीरदास के बारे में, तो कबीरदास जी को भक्त पहले माना जाता है और कवि इनको बाद में माना जाता है। तो ठीक है, एक प्रश्न और एक और हो जाता है, एक विशेषता, संत कवि निर्गुण उपासक थे। यहाँ पर आप देखें तो संत कवि जो होते थे वो निर्गुण के उपासक होते थे, और इनकी अंतिम विशेषता अगर हम देखें तो ज्ञान की महत्ता देते थे, ज्ञान की महत्ता। हाँ, अगर हम आपसे कहें ज्ञान की महत्ता कौन देता था, तो संत काव्य। अब हम आपको बताएं, चार ही विशेषता है संत काव्य की। तो संत काव्य भाव प्रधान थे, जबकि कला प्रधान नहीं थे। कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी, कविता करना इनका एक ही उद्देश्य था, बस उपदेश देना। हाँ, अगर हम देखें कबीर, कबीर के बारे में देखें तो कबीर को पहले भक्त माना जाता है, बाद में कवि माना जाता है। ठीक है, संत कवि निर्गुण उपासक होते थे। संत जो थे वो निर्गुण की उपासना करते थे, ज्ञान की महत्ता देते थे। आप देखिए, कबीर के राम और तुलसीदास के राम, दोनों राम अलग हैं। कबीरदास के राम को अगर हम देखें, आपसे बताएं, तो निर्गुण हो जाएंगे। अगर तुलसीदास के राम की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका अंतर आपको दिखेगा। ठीक है, भक्ति काल में ही अगला हम देखते हैं सूफी काव्य प्रवृत्तियां। अभी हमने आपको बताया कि संत, अगला देखते हैं भक्ति काल का दूसरा है सूफी काव्य की प्रवृत्तियां। हाँ, यहाँ पर देखते हैं अगला, अगला है दूसरा सूफी काव्य की प्रवृत्तियां। हाँ, सूफी काव्य की प्रवृत्तियां। यहाँ आप देखिए, सूफी काव्य की प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाता है, मुसलमान कवि। अगर हम देखें सूफी में मुसलमान कवि, मुसलमान कवि मसनबी शैली का प्रयोग करते थे, मसनबी शैली का प्रयोग करते थे। यहाँ पर देखें, हाँ, मुसलमान मसनबी शैली का प्रयोग करते थे। हाँ, अगर इनमें देखा जाए तो, हाँ, प्रेम गाथाओं में, प्रेम गाथाओं में ईश्वर को पत्नी के रूप में मानते थे, पत्नी के रूप में मानते थे। अगर हम यहाँ देखें तो अगला क्या हो जाएगा, प्रेम गाथाओं में अर्थात प्रेम की कविताओं में सूफी संत जो है ईश्वर को पत्नी के रूप में मानते थे। हाँ, यहाँ पर अगला देखें, अगला है अलौकिक, अगला है अलौकिक प्रेम व्यंजना, प्रेम व्यंजना। हाँ, यहाँ पर देखें अलौकिक प्रेम को दिखाया गया है, किसमें, सूफी काव्य में। अगला देखते हैं चरित्र चित्रण। हाँ, चरित्र चित्रण की अगर हम बात करें तो सूफी काव्य में चरित्र का चित्रण किया जाता था। ठीक है, अगला देखते हैं भाव। हाँ, भाव एवं रस व्यंजना। हाँ, यहाँ पर हम देखें भाव एवं रस व्यंजना का प्रयोग होता था। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर मुसलमान कब मसनवी शैली का प्रयोग करते थे। मसनवी शैली तो आप जानते ही हैं, प्रेम गाथाओं में ईश्वर को पत्नी के रूप में मानते थे, जबकि अगर निर्गुण संतों की बात करें तो ईश्वर को
हाँ, ईश्वर को पति के रूप में मानते हैं, जबकि मुस्लिम जो है सूफी काव्य वाले ये जो है हाँ ईश्वर को पत्नी के रूप में मानते थे। अलौकिक प्रेम का हाँ अलौकिक प्रेम का वर्णन भी किया गया है। चरित्र चित्रण नायक नायिकाओं का चित्रण भी किया गया है। भाव एवं रस की व्यंजना है। भाव प्रधान एवं रस व्यंजना की वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दो तीन और परिभाषाएं हैं सूफी काव्य की। हाँ, प्रवृत्तियां हैं, तो क्षमा कीजिएगा, परिभाषा नहीं है, प्रवृत्तियां हैं। तो आपको बताना है वस्तु वर्णन। अगला है वस्तु वर्णन। हाँ, वस्तु का वर्णन, वस्तु मतलब नायक नायिका का वर्णन भी किया जाता था। उसके बाद हाँ उसके बाद अगर हम देखें तो खंडन। हाँ, खंडन मंडन का अभाव। अगर हम यहाँ देखें तो खंडन मंडन का अभाव था। किसमें था? हाँ, सूफी में खंडन मंडन का अभाव था। अगर हम देखें भाषा कैसी थी इनकी, भाषा एवं अलंकार योजना। हाँ, भाषा एवं अलंकार योजना। आपको अगला क्या है? भाषा एवं अलंकार का प्रयोग। अंतिम विशेषता इनकी क्या हो जाएगी? अवधि भाषा का प्रयोग। हाँ, यहाँ पर आप देखिए अवधि भाषा का प्रयोग। हाँ, सूफी कवियों के बारे में अवधि भाषा का प्रयोग और दोहा चौपाई। दोहा चौपाई का प्रयोग। हाँ, यहाँ पर आप देखिए अगला थोड़ा सा बचा हुआ था। वस्तु का वर्णन किया जाता था, खंडन मंडन का यहाँ पर अभाव था। अगर आपसे पूछे खंडन मंडन का अभाव कहाँ था, तो आपको बताना है आदिकाल। आदिकाल में अगर पूछता है तो सूफी काव्य परंपरा में खंडन मंडन का अभाव मिलता है। भाषा योग अलंकार का योग, भाषा एवं अलंकार योजना भी मिलती थी। अलंकारिक योजनाएं, अलंकारों का प्रयोग मिलता था। जैसे अगर हम आपकी प्रमुख बताएं, सूफी काव्य की सबसे प्रमुख रचना हाँ पद्मावत। पद्मावत में समासोक्ति अलंकार का वर्णन सबसे ज्यादा हुआ है। तो अवधि भाषा का प्रयोग करते थे सूफी जो है, अवधि भाषा का प्रयोग करते थे और दोहा चौपाई का प्रयोग भी करते थे। तो मित्रों, हाँ सूफी हो गया। उसके बाद अगर हम देखें संत काव्य हो गए, सूफी काव्य हो गए। अगर हम उसके बाद देखें, अब दूसरा अगर आता है, दूसरा भक्ति काल का, तो क्या है? अभी तो हमने निर्गुण में देखा, ज्ञानाश्रय में सगुण, और अब उसके बाद हम सगुण में देखते हैं। सगुण में हम दो देखते हैं, एक कृष्ण संप्रदाय को और दूसरा राम संप्रदाय को। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कृष्ण संप्रदाय। कृष्ण संप्रदाय को हम देखते हैं। मित्रों, थोड़ा जल्दी इसलिए चलते हैं क्योंकि बहुत थोड़े समय में आप लोगों को कुछ ज्यादा देने की हमारी जो है कोशिश रहती है। ठीक है, अगर यहाँ हम देखें तो कृष्ण संप्रदाय में सबसे पहले यही हो जाएगा, कृष्ण लीला का वर्णन। अगर यहाँ पर आप देखें कृष्ण लीला का वर्णन, सीधी सी बात है, कृष्ण संप्रदाय हो तो कृष्ण का वर्णन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें प्रेम लक्षण, प्रेम लक्षण भक्ति। अगर हम आपसे कहें तो प्रेम लक्षण भक्ति जो है हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम कहें अगला सौंदर्य निरूपण, सौंदर्य निरूपण। हाँ, सौंदर्य की बात करें तो सौंदर्य का प्रयोग सुंदरता का हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें प्रकृति वर्णन। हाँ, प्रकृति वर्णन। अगला देखते हैं, पांचवा नंबर हो जाएगा रीति तत्व का समावेश। हाँ, रीति तत्व का समावेश। हाँ, यहाँ पर देखें रीति तत्व का समावेश। हाँ, अगला देखें काव्य रूप, काव्य रूप। ठीक है, सातवां देख लेते हैं। यहीं पर सातवां क्या है? भाषा शैली का प्रयोग। भाषा शैली, भाषा शैली। और उसके बाद अगला हम बताएं अलंकार एवं छंद, अलंकार एवं छंद। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, अभी हमने आपको बताया कृष्ण संप्रदाय। कृष्ण संप्रदाय में हम आपको बताएं कृष्ण लीला का वर्णन। हाँ, कृष्ण संप्रदाय है तो जाहिर सी बात है कृष्ण का वर्णन जरूर होगा।
उसके बाद प्रेम लक्षण भक्ति, अर्थात इनकी भक्ति कैसी थी, प्रेम, जैसे मीराबाई को आप देखिए, उनकी प्रेम रूपी भक्ति थी। सूरदास भी वात्सल के थे, वात्सल। ठीक है, अगला देखें सौंदर्य का निरूपण। हाँ, कृष्ण काव्य में सुंदरता का वर्णन बहुत ज्यादा हुआ है। अगर सूरदास की पंक्तियों में देखें तो सबसे ज्यादा सुंदरता का वर्णन मिलता है। प्रकृति का वर्णन, हाँ, प्रकृति का भी वर्णन मिलता है, बिल्कुल। सूरदास की रचनाओं में सबसे, अगर भक्त, कृष्ण भक्त शाखा के सबसे प्रमुख व्यक्ति अगर हमसे पूछा जाए तो सूरदास के अलावा हमको कोई नहीं लगता है। इतना बढ़िया कोई और अलंकारिक, और उसके बाद यह रस, छंद, जो भी अलंक, जितने छंद का प्रयोग अगर हुआ है तो सबसे अच्छा देखा जाए तो सूरदास जी हो जाएंगे। ठीक है, रीति तत्व का समावेश और काव्य का रूप। हाँ, काव्यात्मक शैली का प्रयोग होता था। भाषा शैली, भाषा की अगर हम बात करें, कृष्ण काव्य परंपरा में भाषा अगर हम देखें तो भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा। हाँ, अगर देखें तो कृष्ण काव्य धारा में सबसे, हाँ, केवल ब्रज भाषा का प्रयोग ही हुआ है। केवल ब्रज भाषा का प्रयोग, अलंकार एवं छंद का प्रयोग, आपको पता है अलंकार और छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राम काव्य। इतना हो गया है कृष्ण की लीला का वर्णन, प्रेम लक्षण भक्ति, सौंदर्य निरूपण, प्रकृति वर्णन, रीति एवं तत्व का समावेश और काव्य रूप, अलंकार का, भाषा शैली और अलंकार प्रयोग। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं राम संप्रदाय। कृष्ण हो गए हैं। अभी यहाँ बस एक प्रश्न आपको पूछेगा, किसी के बारे में विशेषता पूछ लेगा, बस, इससे ज्यादा जो है और नहीं है। तो यहाँ राम, अगर हम यहाँ लिख दें राम संप्रदाय तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें भी अगर सबसे पहले देखें राम के स्वरूप का वर्णन, राम के स्वरूप का वर्णन, हाँ, यहाँ पर राम के स्वरूप का वर्णन होता था राम काव्य में। दूसरी बात अगर कहें, भक्ति का स्वरूप, हाँ, भक्ति का स्वरूप था, क्योंकि भक्ति ही, हाँ, पर ईश्वर के प्रति भक्ति भावना थी। हाँ, उसके बाद अगर हम देखें अगला, समन्वयवादी प्रवृत्ति, समन्वयवादी प्रवृत्ति कौन सी है प्रवृत्ति, तो समन्वयवादी प्रवृत्ति है। अगला देखते हैं, हाँ, नारी विषयक दृष्टिकोण, नारी विषयक दृष्टिकोण, हाँ, उसके बाद अगला देखते हैं प्रबंध रचना की प्रवृत्ति, हाँ, प्रबंध रचना की प्रवृत्ति, हाँ, प्रबंध रचना की प्रवृत्ति। अगर हम अगला देखें तो विविध काव्य शैलियों का प्रयोग, हाँ, विविध काव्य शैलियों का प्रयोग। अगर हम देखें तो विभिन्न भाषा, विभिन्न काव्य शैलियों का भी प्रयोग होता था। यहाँ पर अगर हम देखें 7वें नंबर पर, हाँ, राम काव्य में रस योजना, राम काव्य में रस की योजना, हाँ, यहाँ पर देखें राम काव्य में रस की योजना। अगला हम देखते हैं अवधी भाषा का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग, हाँ, उसके बाद हम देखते हैं छंद एवं अलंकार योजना, छंद एवं अलंकार योजना। हाँ मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं राम काव्य के बारे में। भक्ति काल का अंतिम चरण चल रहा है राम काव्य। हमने आपको बताया पहले संत काव्य, निर्गुण, फिर हाँ, फिर सगुण में अगर हम देखें तो जो है, हाँ, निर्गुण में दो हो जाएंगे, एक ज्ञानाश्रय हो जाएंगे, दूसरा सूफी हो जाएंगे। सगुण में अगर हम देखें तो पहले कृष्ण और दूसरे राम। ठीक है, राम का स्वरूप का वर्णन, राम के स्वरूप का वर्णन अगर जिस काव्य में मिलता है तो हमको ऐसे ही समझ लेना चाहिए, वो राम से संबंधित, राम संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, भक्ति का स्वरूप, हाँ, तुलसीदास जी की अगर हम बात करें, राम काव्य के सबसे प्रमुख व्यक्ति अगर देखा जाए तो तुलसीदास जी हो जाएंगे, जो भक्ति भावना से ही, हाँ, इनका भजन करते थे। समन्वयवादी प्रवृत्ति, हाँ, यहाँ पर समन्वय की बात होती थी। हाँ, समन्वय, अगर राम काव्य में देखा जाए तो राम
और कृष्ण के समन्वयवादी वर्णन का जरूर किया गया है, जबकि समन्वय की बात यही होती है कि तुलसीदास जी ने सूरदास जी के कहने पर कृष्ण गीतावली और गीतावली का प्रयोग हाँ ब्रज भाषा में किया है, जबकि अवधि में नहीं किया है। राम काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि रचनाएं अवधि भाषा में की जाती थी। हाँ, तो समन्वय ये हो गया। नारी विषयक दृष्टिकोण, नारी विषयक दृष्टिकोण यहाँ बहुत अच्छा हो गया था। नारी से संबंधित जो है दृष्टिकोण बहुत अच्छा हो गया था। जैसे तुलसीदास की एक पंक्ति हम देखें, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर अगर हम देखें आधुनिकता में इसका अर्थ गलत ले लिया गया है, जबकि तुलसीदास ने ऐसा कुछ नहीं दिया है जो हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ ढोल, क्या ढोल ऐसा नहीं पीटने वाली बात नहीं है। जैसे हम आपसे कहें सकल ताड़ना के अधिकारी, मारपीट वाली बात करते ही नहीं है, तुलसीदास जी कहे हैं। यहाँ लोग उसका अर्थ गलत ले लेते हैं। जैसे हम आपको बताएं, ताड़ने का अर्थ होता है देखना। अवधी भाषा में ताड़ने का अर्थ होता है देखना। जैसे अभी आप किसी एक के साथ कहीं जा रहे हैं, किसी को आप काम करने के लिए रख देंगे, तो जरूर शोध की बात वहां की गई है। जैसे किसी से आप काम करवा रहे हैं, तो ताड़ने का अर्थ है उसको देखते रहिए कि हमारा काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए जो है वो ताड़ने की बात हो रही। अगर नारी की बात करें तो नारी, अगर चाहे आपकी माता हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे कोई भी हो नारी, अगर आप नारी को अपने साथ लेके चल रहे हैं, ताड़ने का अर्थ देखना। हाँ, जरूरी नहीं कि आप अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं तो आप 10 किलोमीटर, ज्यादा हो जाएगा 10 किलोमीटर, क्षमा कीजिएगा, हाँ 10 मीटर या 20 मीटर दूर है और महिला पत्नी आपकी पीछे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बार बार उसको देखना चाहिए कहीं पीछे से गायब तो नहीं होगी। ताड़ने का अर्थ यहाँ लिया गया है, लेकिन आज जो है उसको दूसरे परिवेश में ले गए, जबकि तुलसीदास ऐसा कुछ नहीं किए हैं। वहां पर अगर हम बात करें नारी की, तो नारी के विषय में अच्छी बातें लिखी गई हैं, जबकि ये सब गलत लोग रूमर फैलाते हैं कि ये सब सब ताड़ने का अर्थ हम मार का तो कतई होता ही नहीं है। ताड़ने का अर्थ अवधी भाषा में, जहाँ जो हम लोग जैसे अवधी क्षेत्र हैं वहां सब जानते हैं कि जो है हाँ ताड़ने का अर्थ देखना हो जाता है। ठीक है, कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी की जाएगी। अभी हम अगर धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते तुलसीदास तक पहुंचेंगे तो जरूर इन सब में विस्तृत जानकारी होगी। ठीक है, प्रबंध रचना, हाँ प्रबंध की बात करें, हाँ जैसे तुलसीदास की कुछ चार पांच रचनाएं हैं जो प्रबंधात्मक हैं, तो इसे भी हम प्रबंधात्मक कह सकते हैं। विविध काव्य शैलियों का प्रयोग, हाँ अगर काव्य शैली की बात करें तो विविध अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। राम काव्य में रस की योजना, हाँ जरूर रस की योजना किया गया है। अगर जैसे रस, रस तो देखिए रस के बारे में हम आपसे बताएं, सभी रस हमारे अंदर है। जैसे हमको जैसे माहौल दिखता है वैसे रस हमारे शरीर से, हमारे मन के अंदर उदगित होकर निकल जाता है। जैसे अभी वहां, जैसे राम अगर अशोक वाटिका में, तो जाहिर सी बात है श्रृंगार रस हो जाएगा। हाँ, सीता से जब अलग हो जाते हैं तो वियोग श्रृंगार हो जाता है। हाँ, जब दशरथ के पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ करुण रस हो जाता है। फिर उसके बाद अनेक अनेक प्रकार की रस योजना आपको दिखेगी जरूर राम काव्य में। ठीक है, अवधि भाषा का प्रयोग, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि राम काव्य में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है और छंद अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। राम काव्य अभी भक्ति काल हुआ है, आइए हम रीत काल को अब देखते हैं। हाँ मित्रों, आइए आगे देखते हैं रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। अगर हम रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो सबसे पहले आपको दिखेगा रीत काल काव्यांग परिचय कवि। हाँ, रीत काल में सभी काव्यांगों का वर्णन होता था। रीत निरूपक ग्रंथों का भी प्रयोग किया जाता था। कवि कर्म को महत्व देने वाले कवि, हाँ कवि के कर्म को महत्व देने वाले कवि भी होते थे। श्रृंगारिकता का प्रयोग अगर देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो रीत काल में श्रृंगारिकता का प्रयोग हुआ है। अलंकार का भी अलंकारिकता का भी प्रयोग हुआ है। जैसे अगर देखें सबसे पहले केशव दास जी की रचनाओं से अलंकारिकता का प्रयोग होता है। आश्रय दाताओं की प्रशंसा, अगर हम देखें आश्रय दाताओं की प्रशंसा आपको आदिकाल में भी मिलेगी और रीत काल में भी मिलेगी, क्योंकि वहां पर भी आश्रय, राजा के आश्रय में कवि रहते थे और रीत काल में भी राजा के आश्रय में कवि रहते थे। बहुकता एवं चमत्कार प्रदर्शन, हाँ राजाओं की प्रशंसा के लिए चमत्कार का प्रदर्शन जरूर करते थे। अतिशयोक्ति का वर्णन भी मिलता था, अत्युक्ति का भी वर्णन अलंकार में मिलता था। यहाँ पर भक्ति और नीति, अगर भक्ति और नीति की हम बात करें तो सबसे पहले नीति, अगर नीति परक बात करें तो बिहारी के दोहे, बिहारी के दोहों से सबसे ज्यादा हमें नीति परक ज्ञान प्राप्त होता है। बिहारी के दोहों की अगर हम बात करें
बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की रचना पर अगर तीन हम देखें आपसे, तो आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती और अमृत शतक, तीन रचनाओं का इस पर प्रभाव मिलता है बिहारी सतसई पर। ठीक है। नारी भावना का, हाँ, नारी का भी वर्णन इसमें किया गया है। प्रकृति का चित्रण, प्रकृति के चित्रण की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा प्रमुख रीत काल में अगर देखें तो सेनापति जी हैं। सेनापति जी को सबसे ज्यादा प्रकृति वर्णन सबसे प्रमुख माना जाता था। अगर भाषा की हम बात करें, तो ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। रीत काल में ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। तो ठीक है मित्रों, इतना देख लीजिए रीत काल से संबंधित। इसके बाद हम देख लेते हैं रीत काल में रीति मुक्त कवियों की थोड़ी सी विशेषता। हाँ, यहाँ पर हम देखें रीत मुक्त कवियों का। हाँ, अगर देखें तो दो चार प्रवृत्तियां इनकी भी हैं रीत मुक्त की, इनको भी देख लेते हैं। रीत मुक्त कवि, हाँ, इनको भी हम देख लेते हैं रीत मुक्त कवियों में। तो क्या है, स्वच्छंद एवं आकृत्रिम प्रेम का वर्णन। हाँ, आपसे हम बताएं स्वच्छंद, हम्म, स्वच्छंद एवं स्वच्छंद एवं आकृत्रिम आकृत्रिम प्रेम का वर्णन। स्वच्छंद एवं आकृत्रिम प्रेम का वर्णन और विरह वर्णन की प्रधानता। विरह वर्णन की प्रधानता। हाँ, उसके बाद देखें अगला। अगला क्या है, स्वानुभूतिमय चित्रण। स्वानुभूति स्वानुभूति का चित्रण। हाँ, यहाँ पर अगला देखते हैं सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य चित्रण। अगला देखते हैं प्रकृति चित्रण। हाँ, प्रकृति चित्रण। अगला देखते हैं लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। मित्रों देखें, रीत मुक्त में स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का वर्णन होता था। उसके बाद विरह वर्णन की प्रधानता थी। हाँ, स्वानुभूत में चित्रण, स्वानुभूत मतलब स्वयं पर अनुभूत होने के कारण ही वही रचनाएं करते थे। सौंदर्य का चित्रण, सुंदरता का वर्णन, जैसे आप घनानंद की पंक्तियों में देखें। घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि इनके इनके अलावा रीत मुक्त में कोई ऐसा कवि नहीं था जो इतनी बढ़िया कविताएं करता था। शुक्ल जी ने घनानंद जी के बारे में बताया है। प्रकृति चित्रण का वर्णन होता था। हाँ, इसमें लाक्षणिक भाषा का प्रयोग भी होता था, लाक्षणिकता का प्रयोग होता था। ठीक है मित्रों, इसके बाद आगे आते हैं आधुनिक प्रवृत्तियां। अगर आपसे हम बताएं आधुनिक युग की प्रवृत्तियां, तो देखते हैं यहाँ पर आधुनिक युग की प्रवृत्तियां। आधुनिक युग की प्रवृत्तियों में अगर हम देखें, तो सबसे पहले भारतेंदु युग। हाँ, भारतेंदु युग में अगर हम देखें, यहाँ का हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक हो जाएगा। भारतेंदु सबसे अगर पहले देखा जाए, तो राष्ट्रीय भावना का, राष्ट्रीय भावना अगर सबसे प्रमुख देखा जाए तो, हाँ, अगर सबसे पहले देखा जाए राष्ट्रीय भावना, सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रीय भावना मिलती है तो भारतेंदु युग में मिलती है। अगर दूसरी बात हम बात करें समाज की दुर्दशा का चित्रण, समाज की दुर्दशा का वर्णन। हाँ, आपसे हम बताएं समाज की दुर्दशा का वर्णन भी मिलता है। अगला देखें श्रृंगारिकता का प्रयोग। हाँ, श्रृंगारिकता का प्रयोग। अगला देखें प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। अगला देखते हैं हास्य व्यंग प्रधानता। हास्य व्यंग की प्रधानता।
हाँ, उसके बाद अगला देखते हैं समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति और अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का प्रयोग। हाँ मित्रों, आइए देखते हैं भारतेंदु युग की क्या विशेषता है। तो भारतेंदु युग में सबसे पहले आपको जानना है राष्ट्रीय राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीय भावना सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय भावना, समाज की दुर्दशा का भी वर्णन किया गया है, श्रृंगारिकता का भी प्रयोग है, प्रकृति चित्रण। अगर प्रकृति चित्रण की बात करें, भारतेंदु युग में सबसे अच्छे प्रकृति चित्रण ठाकुर जगमोहन सिंह को माना जाता है। ठीक है। हास्य व्यंग प्रधान, भारतेंदु की खुद कुछ रचनाएं हास्य और व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं, भारतेंदु जी ने ही शुरू किया है। और हाँ, सबसे ज्यादा प्रमुख विशेषता समस्या पूर्ति। राष्ट्रीय भावना, समस्या पूर्ति, दो ऐसी है जो आपको जरूर याद रखना है। अगला है ब्रज भाषा का प्रयोग। हाँ, सीधी सी बात है, अभी भारतेंदु युग तक रीत काल के बाद जो है भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का ही प्रयोग चल रहा था। ठीक है। भारतीय युग में हम देखें राष्ट्रीय भावना का प्रयोग होता था, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन, श्रृंगारिकता का प्रयोग होता था, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग की प्रधानता, समस्या पूर्ति, सबसे ज्यादा समस्या पूर्ति, जो उस समय भारतीय युग में इनका मुख्य केंद्र, हाँ, बनारस में ही था, काशी, उस समय काशी नाम था तो काशी ही, हाँ, ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा। उसके बाद अब देखें, अगला है भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग। मित्रों, थोड़ा जल्दी जल्दी है, थोड़ा फास्ट कराना है क्योंकि नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा आप लोगों को, इसीलिए द्विवेदी युग। हाँ, द्विवेदी युग में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इत वृत्तात्मकता। सबसे पहले प्रमुखता यही है, इत वृत्तात्मकता। अगर हम देखें तो सबसे पहले इति वृत्तात्मकता, सबसे पहले नैतिक एवं आदर्श। अगर हम देखें दूसरे नंबर पर नैतिकता एवं आदर्श। हाँ, दो नंबर पर अगर हम देखें नैतिकता एवं आदर्श। हाँ, अगले नंबर पर हम देखें प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। हाँ, उसके बाद देखें अगला हो जाएगा सामाजिक सामाजिक समस्याओं का चित्रण। सामाजिक समस्याओं का चित्रण। उसके बाद अगला देखते हैं अनूदित रचनाएं। अनूदित रचनाएं। अगला देखते हैं छंदों की विविधता। अगला है छंदों की विविधता। हाँ, अब आपको देखें इतिवृत्तात्मकता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नैतिकता एवं आदर्श की बात करें तो द्विवेदी युग में हो जाएगा। प्रकृति चित्रण आपको भारतीय युग में मिला है और यहाँ द्विवेदी युग में भी है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण, सामाजिक समस्याओं का चित्रण आपको भारतीय युग में मिला है तो यहाँ भी मिला है। जहां जहां आपको लगे दो युग में दो विशेषताएं प्रवृत्तियां मिल रही हैं तो कतई आप उनको अलग कर दीजिए, वो नहीं पूछी जाएंगी, या तो दोनों विकल्प नहीं दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ अनूदित रचनाएं, हाँ, इसमें द्विवेदी युग में आपको देखा जाए तो श्रीधर पाठक चाहे मैथिली शरण गुप्त आदि ने कुछ रचनाओं का अनुवाद जरूर किया है। छंदों की विविधता, हाँ, छंदों की विविधता, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग इस समय होता था। ठीक है। द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग की अगर हम बात करें आपसे तो छायावाद। अगर हम देखें आपसे अगला करें तो छायावाद। हाँ, छायावाद में अगर हम देखें तो क्या विशेषता है छायावाद। हाँ, अगला है छायावाद। छायावाद में अगर हम देखें आत्म अभिव्यंजना, यहाँ पर देखिए आत्म अभिव्यंजना का प्रयोग। हाँ, यहाँ पर देखें छायावाद में तो आत्म अभिव्यंजना का भी प्रयोग शुरू हो गया था।
उसके बाद अगर देखें सौंदर्य चित्रण, हाँ, सौंदर्य का भी चित्रण होता था। सौंदर्य चित्रण अगर 3 नंबर पर देखें श्रृंगार निरूपण, श्रृंगार निरूपण। अगला हम देखें नारी भावना, नारी भावना। अगला देखें रहस्य भावना, प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण। और उसके बाद दुख और वेदना, हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं। अगला है, हाँ, दुख और वेदना। हाँ, अगला देखें राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। उसके बाद अगला देखें शैलीगत प्रवृत्तियां, शैलीगत प्रवृत्तियां। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम छायावाद, आत्म अभ्यंजना का प्रयोग होता था, सौंदर्य चित्रण और श्रृंगार निरूपण, नारी की भावना, रहस्य भावना। हाँ, नारी में अगर हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं हैं जिसमें नारी उर्मिला विषयक अगर आप देखें तो एक लेख निकला था महावीर प्रसाद द्विवेदी का, तो वहां से नारी को उजागर किया गया है, नारी की भावना को दिखाया गया है। अगर देखें यहाँ रहस्य की, रहस्यमय, अगर रहस्यात्मक देखें सबसे ज्यादा रहस्य अगर किसी के कविताओं में मिलता है तो महादेवी वर्मा जी हैं। प्रकृति का चित्रण सुमित्रा नंदन पंत जी इस समय के प्रमुख प्रकृति चित्रण के रूप में हमारे सामने आते हैं। दुख और वेदना, दुख और वेदना के दोनों कवि अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, और कुछ वेदना के आधार पर प्रसाद जी को भी कहा जाता है। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति और शैलीगत प्रवृत्तियां, ये सब आपकी छायावाद की प्रवृत्तियां हो गई। ठीक है, छायावाद के बाद हम आते हैं, देखते हैं प्रगतिवाद। हाँ, प्रगतिवाद की विशेषता अगर आपसे हम बताएं तो देखते हैं प्रगतिवाद। हाँ, यहाँ पर मित्रों देखते हैं प्रगतिवाद। हाँ, प्रगतिवाद में अगर हम देखें तो सबसे पहले शोषितों के दीनता का वर्णन, शोषितों की दीनता का वर्णन, दीनता का वर्णन। हाँ, यहाँ पर देखें शोषितों के दीनता का वर्णन। हाँ, शोषक वर्ग के विरुद्ध घृणा, शोषक वर्ग के विरुद्ध घृणा। अगला देखते हैं धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। अगला देखते हैं क्रांति की भावना, क्रांति की भावना। अगला देखते हैं नारी चित्रण, नारी चित्रण सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। हाँ, यहाँ हम देखें शैलीगत विशेषताएं। अगला है यहाँ पर 7वां है शैलीगत विशेषता। ठीक है मित्रों, आइए एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद तो आप जानते हैं, इनका समय सब कुछ पता है, अभी हम सिर्फ मात्र प्रवृत्तियां पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रवृत्तियां देखिए, शोषितों की दीनता का वर्णन, शोषित जो होते थे उनकी दीनता का वर्णन किया जाता था। शोषक वर्ग के विरुद्ध घृणा का भाव,
शोषक वर्ग के विरुद्ध घृणा का भाव दिखता है। हाँ, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी का चित्रण भी किया जाता था। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, शैलीगत विशेषता। हाँ, शैलीगत विशेषता भी आपको यहाँ पर मिलेगी प्रगतिवाद में। उसके बाद अगला देखते हैं। हाँ, आपसे अगर देखें तो अगला क्या है? अगला है नई कविता। नई कविता के बारे में शायद यहाँ से प्रश्न पूछता है, तो हम देखते हैं नई कविता का। नई कविता की कुछ प्रवृत्तियां हैं जो आपको जानना है। अगला है नई कविता। हाँ, नई कविता में अगर हम देखें तो नवीनता। नई कविता में आपको क्या दिखता है? नवीनता दिखता है। और क्या? बौद्धिकता। हाँ, नई कविता में बौद्धिकता। और क्या दिखता है? क्षणवादिता। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षणवादिता कहाँ मिलता है, तो आपको इसको जरूर याद रखना है। क्षणवादिता जो है ये आपको यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर? नई कविता में। हाँ, अतिशय वैयक्तिकता। अतिशय वैयक्तिकता। हाँ, अतिशय वैयक्तिकता। ठीक है। उसके बाद अगला है भोगवाद। भोगवाद। और उसके बाद अगर देखें तो यथार्थवाद भी मिलता है। अगला नंबर देखें, आधुनिक युग बोध। आधुनिक युग बोध। हम्म अगला है, हाँ, आधुनिक युग बोध है। उसके बाद है प्रणयानुभूत। प्रणयानुभूत। प्रणयानुभूत भी दिखती है। और उसके बाद आपको क्या दिखता है? लोक संस्कृत। लोक संस्कृत। और उसके बाद शिल्प विधान। शिल्प विधान। तो मित्रों, यहाँ पर देखते हैं नई कविता में नवीनता का प्रयोग। सबसे पहले ये भी पूछा गया है, बौद्धिकता, क्षणवादिता, अतिवैयक्तिकता, भोगवाद, यथार्थवाद, ये सब पूछा गया है। प्रणय की अनुभूति दी गई थी। और लोक संस्कृत और शिल्प विधान आपको कहाँ मिलता है? नई कविता में। एक बार इसको सभी लोग नोट्स में बनाकर लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है 2 बार 3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हमको लगता है एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला। नवगीत की प्रवृत्ति। नई कविता के बाद अगर हम देखें तो नवगीत। नई कविता के बारे में अगर नई कविता के बाद देखें तो नवगीत की प्रवृत्तियां। हाँ, इतना तो पता ही है यहाँ पर प्रवृत्तियां। ठीक है, देख लेते हैं। हम्म अगर हम नवगीत के बारे में बात करें, वर्तमान विसंगतियों का चित्रण। अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्तमान विसंगतियों का वर्णन। हाँ, वर्तमान विसंगतियों का वर्णन। अगर दूसरे नंबर पर देखें, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। लोक जीवन की अभिव्यक्ति। अगला देखते हैं, परिष्कृत। हाँ, अगला है परिष्कृत सौंदर्य बोध। परिष्कृत सौंदर्य बोध। अगला है जन भाषा का। हाँ, जन भाषा। जन भाषा का प्रयोग। अगला है लोक धुनों का प्रयोग। लोक धुनों का प्रयोग। अगला देखते हैं, नवीन बिंब योजना। नवीन बिंब योजना।
फिर उसके बाद अगला देखते हैं नवीन बिंब योजना के बाद अगला हम देखते हैं नवीन प्रतीक योजना। नवीन प्रतीक योजना। अगला है नवीन उपमान का प्रयोग। नवीन उपमान का प्रयोग। हाँ, यहाँ पर हम देखें नवगीत की प्रवृत्तियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले वर्तमान विसंगतियों का वर्णन। वर्तमान में जो विसंगतियां फैली हुई थी उनका वर्णन नवगीत में मिलता है। लोक जीवन की अभिव्यक्ति के बारे में भी बात की गई है। कहाँ की गई है? नवगीत की प्रवृत्तियों में। ठीक है। परिष्कृत और सौंदर्य का बोध भी हुआ है। जन भाषा, आम जन भाषा का प्रयोग हुआ है जिससे आम जनमानस की भाषा समझ में आ जाए, इस तरह का प्रयोग किया गया है। लोक धुनों का प्रयोग, लोक धुनों का भी प्रयोग किया गया। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। हाँ, नवीन बिंब योजना कहाँ मिलता है? तो नवगीत में। नवीन प्रतीक प्रतीक योजना आपको नवगीत की कविताओं की प्रवृत्तियों में मिलता है। नवीन उपमान का प्रयोग। हाँ, अगर हम बात करें तो नवीन उपमान का प्रयोग आपको मिलता है। तो ठीक है मित्रों, हाँ देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, जैसा कि मित्रों आप लोग देख रहे हैं, हमने आपको आज आधुनिक से लेकर नवगीत तक की प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। शायद यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में आपसे हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।